हे गाइस, दिस इज जेपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश में। गाइस, ये है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है मॉक टेस्ट नंबर 1 और काफ़ी अच्छा अप्रिशिएशन आपका मिला। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एक एक नंबर से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी पर्सन को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे नंबर के साथ, हम उसको डिटेल में बताएंगे। ये जो क्वेश्चंस मैंने फिल्टर आउट किए हैं बेसिकली एसएससी के ही अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जोन्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे डिटेल में जानने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं डिटेल में भी आंसर दूंगा। कोशिश करेंगे कि कोई डाउट ना रहने पाए, और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आपका स्वागत है, आप उससे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देखिएगा ताकि जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च ना हो और जो ज़रूरी बातें आपके कानों तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटेंट अगर अच्छा लगे आपको और इसका सोल्यूशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ 4 ऑप्शन। सो ऑप्शन फर्स्ट लिखा है विंडिकेशन। विंडिकेशन मीन्स आप जानते हो द एक्ट ऑफ लेटिंग समवन फ्री, या फिर किसी को दोष निवारण करना, है ना। एक्सकल्पेशन बोल सकते हो। सो एक्सकल्पेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, जैसे बोलते नहीं है बाइज्जत बरी करना या दोष निवारण करना या दोष हटाना, निर्दोष ठहराना, कुछ ऐसे बोल सकते हैं ना इसे। सो विंडिकेशन बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। विंडिकेशन का आप सिनोनिम ले सकते हो एक्सोनरेशन, बेस्ट सिनोनिम है EXONERATION। एक्सोनरेशन मीन्स होता है किसी को निर्दोष ठहराना, ना, इसे बोल सकते हैं। और एक्सकल्पेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक्सकल्पेट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। सो एक्सकल्पेशन इसका सिनोनिम हो सकता है EXCULPATION। बेस्ट सिनोनिम है इसका एक्सकल्पेशन। एक्विटल तो आप जानते ही इसका सिनोनिम हो सकता है ACQUITTAL, एक्विटल, है ना। सो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। विंडिकेशन अपने आप में बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है तो सही है ये। दूसरा ऑप्शन लिखा है कॉन्ग्लोमेरेट ही। सो कॉन्ग्लोमेरेट गलत तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर आई की जगह पर ई होना चाहिए। सो इसकी राइट स्पेलिंग जो होगी, करेक्ट स्पेलिंग होगी वो CONGLOMERATE होता है। सो कॉन्ग्लोमेरेट। और कॉन्ग्लोमेरेट बेसिकली हम किसी एंटिटी या किसी इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को या किसी ऐसी कंपनी को जो छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर बनी हो, या फिर आप बोल सकते हो इन इंग्लिश वेरी लार्ज कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल, बोल सकते हो स्मॉल कंपनीज, है ना। जो छोटी छोटी कंपनियों से मिलकर एक बड़ी कंपनी बनी हो उसे हम कॉन्ग्लोमेरेट बोल सकते हैं। और आप इसे ये भी बोल सकते हो कंपोजिशन ऑफ समथिंग। सो स्पेलिंग एरर में यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आई की जगह पर ई होगा। कंसंट्रेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखा है और साइकोमेट्रिक की स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से लिखी गई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। सेट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। बैक अगेंस्ट वॉल मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन में फंसना जहां से निकलना इम्पॉसिबल हो या असंभव हो। सो उसके लिए हम लगाते हैं बैक अगेंस्ट द वॉल। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। स्टक इन अ डिफिकल्ट सर्कमस्टांस विथ नो एस्केप, जहाँ पर एस्केप मुश्किल है। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईडियम्स तो आपको याद करने पड़ेंगे, और ईडियम अगर आप हमारे पास चाह रहे हैं हमारी सीट से तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री में आपको ईडियम के PDF वोकैब की PDF मिल सकती है ना। और डेली क्विज बेसिस जो क्विज आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे अटेम्प्ट करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं। ऑल हैट नो कैटल मतलब होता है केवल बातें और कोई एक्शन नहीं, है ना। ऑल हैट नो कैटल आप इसे बोल सकते हो कि केवल और केवल टोपी है बट कोई मवेशी नहीं है ना। पहले लोग जो मवेशियों को बाहर ले जाते थे टहलाने के लिए तो कैप लगा के जाते थे, तो कहते नहीं केवल और केवल कैप दिख रही है वहाँ पर और कोई मवेशी नहीं दिख रही है। मतलब ये हुआ कि केवल और केवल लंबी लंबी बातें हैं और कोई एक्शन नहीं है उसमें। सो ये लगभग मिलता जुलता ईडियम है, कहीं ना कहीं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट जैसा, है ना, उस टाइप में। या फिर एक और ईडियम आता है जिसे आप बोल सकते हो लॉन्ग टॉक जैसे बोलते हैं, टॉल टॉक जैसे बोलते हैं, सॉरी टॉल टॉक, है ना, इस टाइप में। इसके लिए ईडियम एक और भी थोड़ा सा मिलता जुलता होगा, बोस्ट वंस ओन अचीवमेंट्स, या इसके लिए एक और ईडियम भी बन सकते हैं ना, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। सो ये ईडियम्स जो हमने बताए हैं लगभग सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। बट यहाँ पर जो बात कही गई ऑल हैट एंड नो कैटल, इसका मतलब क्या है, केवल लंबी लंबी फेंकना और कोई एक्शन ना होना, कोई एक्शन ना करना। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, वन हु इज़ फुल ऑफ बिग टॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। लैक सब्सटेंस एंड एक्शन, एक्शन और सब्सटेंस में नहीं है लेकिन बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, उसे बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल।
सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर नंबर डी होगा, डी डॉग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ बढ़ते हैं। फोर्थ में लिखा है डायरेक्शन में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिलर्स का क्वेश्चन है। द टोन ऑफ हिज वॉइस, जो उसकी वॉइस की जो टोन थी, सीम्ड ऐसा प्रतीत होती थी, टू डैश दैट ही न्यू मोर देन ही वॉज लेटिंग ऑन, कि उतना उससे ज़्यादा जानता है जितना वो बता रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब बताया जा रहा है। सो मतलब के लिए हम इम्प्लाई लगाते हैं। इम्प्लाई मीन्स होता है मीन, है ना, मतलब। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, इम्प्लाई। इंसाइज मतलब क्या होता है, बेसिकली कट करना, किसी को चीरा लगाना, उसे बोलते हैं। इसी से बना है इसका नाउन इंसिशन, है ना, आपने सुन रखा होगा इंसिशन, जैसे बोलते हैं ना चीरा, शल्य क्रिया हिंदी में कुछ लोग बोल देते हैं इसे ना, तो उसे बोलते हैं इंसिशन। सो इंटेंट मीन्स जानते हो ना, इंटेंट का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग है वैसे इंटेंट का। एक तो इंटेंट का मतलब होता है शोइंग ग्रेट कंसर्न, या फिर आप बोल सकते हो अटेंशन, या फिर डिटरमाइंड। और दूसरा इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशन, इरादा। इनकलकेट के कई सारे मीनिंग है। इनकलकेट का भी एक मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं कोई आइडिया या कोई बात दिमाग में घर कर जाए, उसे इनकलकेट करना बोलते हैं। सो इसके लिए हम बोल सकते हैं ना कि टू फिक्स बिलीव्स या फिर आइडियाज़ इन द माइंड। आप इसे इनकलकेट का सिनोनिम ले सकते हैं। बेस्ट सिनोनिम इसका इंस्टिल बोल सकते हो आप, इंस्टिल, है ना, INSTILL, इंस्टिल। आपने इनफिक्स भी सुन रखा होगा, इनफिक्स इसका भी सिनोनिम हो जाएगा, इनफिक्स हो जाएगा। आपने इम्प्लांट भी सुन रखा होगा, है ना, इम्प्लांट। सो इम्प्लांट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। सो ये सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्लाई इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। इम्प्लाई का मतलब होता है ना, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका मतलब है कि वो उससे ज़्यादा जानता है। सो इम्प्लाई इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोविड-19 डैश स्ट्रक्चरल weaknesses in health system worldwide and negatively impacted individuals, societies and economies। कह रहा है कोविड-19 ने स्ट्रक्चरल वीकनेस को क्या किया है, जाहिर सी बात है उजागर किया है, रिवील किया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। यहाँ पर डी, रिवील किया उसने। जो कोविड-19 जब आया था तो हमने देखा कि हमारे यहाँ का जो स्ट्रक्चरल जो हेल्थ स्ट्रक्चरल वीकनेस है उसको रिवील किया। कितना ज़्यादा हम बेसिकली मेडिकल सेक्टर में मजबूत हैं, इस चीज़ को बताया, या कितना कमज़ोर हैं इस चीज़ को बताया ये कोविड-19 ने। सो यहाँ पर कोविड-19 ने इस चीज़ को रिवील किया, उजागर किया, स्ट्रक्चरल वीकनेस के इन हेल्थ सिस्टम में। सो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। हिट नहीं होगा। हिट का मतलब होता है प्रहार करना, जोर देना, चोट देना, बट यहाँ पर हिट नहीं होगा। सो लेड का मतलब बहुत सारे मीनिंग है। लेड एक्चुअल में ये किसकी फॉर्म है, सो ले की फॉर्म है। बहुत सारी फॉर्म होते हैं ले का। अब ले के कई सारे मीनिंग है, ट्रांजिटिव वर्ब भी और रेगुलर वर्ब भी है। सो ले का मतलब होता है, आप ध्यान दीजिए, जैसे लिटाना, बिछाना, है ना, नींव रखना भी इसी के लिए बोल सकते हैं, ले दी फाउंडेशन। इसी को बोल देते हैं ले दी एक्स, इसका मतलब अंडरस्टैंड होता है ना। सो ये वर्ड हमारे पास ध्यान दीजिएगा। सो ले यहाँ पर नहीं होगा। कंसील का मतलब छुपाना होता है, छुपाने के यहाँ पर कोई सेंस नहीं है। सो कंसील यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, रिवील इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। जो कोविड-19 ने उसने क्या कर दिया, सारी की सारी सब चीज़ को रिवील करके रख दिया कि कौन सा किस कंट्री में जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सिस्टम है, कितना मजबूत है या कितना कमज़ोर है, इस बात को उजागर करके रख दिया। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ते हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स, जो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं बेसिकली वो गुड्स होती हैं, वो सामान होते हैं विच आर डैश इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू डैश डिमांड। अब देखो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डिमांड यानी सेंटेंस में लिखा है लास्ट में, इसका मतलब होता है नाउन। अब यहाँ से हम ग्रामर का थोड़ा सा रूल लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि हाँ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर हमें क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा हो तो। जैसे डिमांड दे रखा है, अब आपको पता है डिमांड है, तो डिमांड के बाद इसके पहले यहाँ पर कोई ना कोई डिटर्मिनर या कोई ना कोई एडजेक्टिव ही आएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये डिटर्मिनर नहीं है, तो पजेसिव प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी नाउन या नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, नाउन को क्वालिफाई नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 तो ख़त्म, यानी ए तो ख़त्म। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, चलो बी को एक बार छोड़ देते हैं क्योंकि आंसर हमारा बी ही होने वाला है। बट ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने डिटर्मिनर इट्स लगा रखा है, जबकि यहाँ पर गुड्स है और गुड्स का नाउन प्लूरल है, तो इसका मतलब इसका प्रोनाउन जो होगा वो दे होगा, और दे का पजेसिव एडजेक्टिव देर होता है, जो कि देखो ये होता है हमारे पास। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, दोज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि दोज यहाँ पर बात नहीं की जा रही, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फिट नहीं है। सो आर अवेलेबल नहीं होगा, यहाँ पर आर लिमिटेड होगा इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू डिमांड। डिमांड के कंपैरिजन में जो उनकी क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है वो कम होती है, लिमिटेड होती है, जो इकोनॉमिक गुड्स होते हैं उनके बारे में बात की है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर 6 का बी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ही वेटेड विथ डैश ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन। अब देखो यहाँ पर एक कंप्लीट ईडियम, बहुत बार ऐसा आता है कि ईडियम को कंप्लीट करने के लिए वहाँ से उसके कुछ हिस्से को उठा दिया जाता है और अलग ऑप्शन में रख दिया जाता है, फिर आपसे बोल दिया जाता है कि ईडियम को कंप्लीट करिए। सो यहाँ पर ये वही सेम मीनिंग है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेटेड ब्रीथ बोलते हैं ना। और बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है किसी चीज़ को ना बड़े ही एंग्जाइटी से, एंग्जियस से या फिर बेचैनी से किसी चीज़ का इंतजार करना, उसे बोलते हैं बेटेड ब्रीथ। सो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बेटेड ब्रीथ हो जाएगा आंसर। इसे आप बोल सकते हो ईगरली और एंग्सियसली। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर होता है बेटेड ब्रीथ, BATED, बेटेड ब्रीथ, है ना, BREATH। सो बेटेड ब्रीथ का मतलब होता है किसी चीज़ का इंतजार करना, ईगरली या फिर एंग्सियसली, थोड़ा सा बोल सकते हो, थोड़ा सा मिलता जुलता कहीं ना ईडियम है ऑन टेंटर हुक, है ना। बट ऑन टेंटर हुक का ईडियम जो यूज करते हैं बेसिकली, मैं आपको समझाने के लिए बोल दूं कि जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है पेपर के बाद, तो जो थोड़ा सा डर और जो जानने की इच्छा होती है उसे हम ऑन टेंटर हुक बोलते हैं वहाँ पर। सो ये थोड़ा सा उसी जैसा मीनिंग होता है बेटेड ब्रीथ का। सो ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर 7 का ए, बेटेड ब्रीथ। ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है ये बेट वर्ड से बना है। बेट का मतलब बेसिकली होता है किसी को चारा देना। सो यहाँ पर बना है चारा देना, है ना। बेट नाउन भी है और बेट वर्ब भी है। सो बेटेड यहाँ पर मतलब होता है चारा देना। जैसे आपने देखा होगा मछलियों के लिए चारा लगाते हो ना, तो उसे बोलते हैं फूड। तो ये टाइप का फूड होता है जो अल्योर करने के लिए लगाया जाता है, किसी को लुभाने के लिए लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो बहुत सारी जो कंपनीज होती हैं, फिर जो MNCs होती हैं, फिर बेसिकली बोल सकते हो जो ये आपके बिग बाज़ार जैसे शो जैसे होते हैं ना, जो कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं, फ्री ऑफ़र रिलीज़ करती हैं, देती हैं कस्टमर्स को, जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, है ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं टाइप का वो चारा फेंकती हैं और आप कस्टमर्स क्या हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं और जाके परचेज कर लेते हैं, तो उसे हम बेट बोलते हैं। सो इसी से बना है बेटेड, ये हो जाएगा। अब देखो बिटन जो है ये हमारी बाइट की फॉर्म है। बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, बाइट बिट बिटन होती है, ध्यान दीजिएगा। और बीटन जो है ये हमारी बीट की फॉर्म है, BEAT, बीट। अब इसकी सेकेंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन होती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर 7 का ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, बेटेड ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, दे आर सो डैश दे कुड नॉट पुट अप अ टेंट प्रॉपरली वाइल कैंपिंग। अब देखो यहाँ पर लिखा है दे आर सो डैश दे कुड नॉट। नेगेटिव का इम्प्लीकेशन अगर बात की गई तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा थोड़ा सा नेगेटिव वाला ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये काम नहीं कर पाए तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो इन्होंने कुछ नहीं थे वो। सो यहाँ पर अलग अलग ईडियम है। और देखो कलर के ईडियम बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं कहूँ टू बी इन रेड, इसका मतलब क्या होता है, कर्जे में होना, है ना, डेप्ट में होना, इस टाइप से। में वाइट का तो कोई ईडियम नहीं है, बट ब्लैक एंड वाइट का होता है। सो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है टू बी इन, मतलब रिटन फॉर्म में, कुछ लिखित फॉर्म में बोलते हैं, उसे हम ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट। जैसे मैं कहूँ आई नीड दिस ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब क्या है कि मुझे ये लिखित में चाहिए, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट ईडियम होता है, इसका मतलब होता है कुछ लिखित में होना। और रेड, इसको बोलते हैं टू बी इन रेड, टू बी इन रेड। टू बी इन रेड का मतलब होता है टू बी इन डेप्ट, कर्जे में होना, है ना, DEBT, डेप्ट, कर्जे में होना, उसे रेड बोलते हैं। टू बी इन ब्लू का मतलब होता है सैड या डिजेक्टेड होना या फिर निराश होना, है ना, इस टाइप में डिप्रेशन में होना, उसे बोलते हैं टू बी इन ब्लू, है ना, टू बी इन ब्लू। तो ब्लू का, टू बी इन ब्लू का मतलब है सैड होना, है ना, डिजेक्टेड होना, इस टाइप में। डिजेक्टेड, रिजेक्टेड नहीं, डिजेक्टेड होना, निराश होना, डिप्रेस्ड बोल सकते हो ना, डिप्रेस्ड, इस टाइप में। तो डिप्रेस्ड होना इसे बोल सकते हैं। टू बी ग्रीन ये हमारा आंसर हो जाएगा। टू बी ग्रीन का मतलब होता है नोवाइस टाइप का इंसान, नौसिखिया, जो कि इमेच्योर है, इनएक्सपीरियंस है, उसे हम बोल सकते हैं ना, नया नया जिसे बोल सकते हैं। इसी से मिलता जुलता ईडियम आपने देखा होगा ना, ग्रीन हॉर्न, है ना। सो ग्रीन हॉर्न टाइप का होता है, ग्रीन हॉर्न। या फिर बोल सकते हो बेब इन द वुड्स, ये भी ईडियम आता है, उसका भी मतलब होता है नौसिखिया होना। सो ग्रीन हॉर्न का भी मतलब नौसिखिया होना है, और टू बी ग्रीन का भी मतलब नौसिखिया होना है। अब जैसे एक और ईडियम आपने सुन रखा होगा, टू बी इन पिंक, है ना, पिंक। तो इसका मतलब क्या है, अच्छी हेल्थ में होना, जिसे आप बोलते हो पिंक ऑफ हेल्थ, है ना। तो उसके भी बहुत सारे ईडियम है, कलर के ईडियम आप याद रखिएगा। सो आंसर नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का डी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सी टॉक डाउन ऑन एंड ऑन, इसका मतलब वो बात की बात कर बात, इसका मतलब लंबी बात, लंबी बात मतलब ख़त्म ना होने वाली बात, और ख़त्म ना होने वाली बात के लिए हम एड इन्फिनिटम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, एड इन्फिनिटम। इन्फिनिटम से कहीं ना कहीं देखो मीनिंग आ रही है इनफाइनाइट की, और ऑन एंड ऑन लिखा है, इसका मतलब क्या है, बातें बात करती जा रही है, यानी अनंत काल तक बातें होती रही ना, तो उसने बात की। सो सी टॉक्ड ऑन एंड ऑन का मतलब है यहाँ पर एड इन्फिनिटम होगा, एड इन्फिनिटम।
एड इंटरिम का मतलब जानते हो ना, इंटरिम का मतलब होता है दो स्थितियों के बीच का जो समय होता है उसे इंटरिम बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इलेक्शन आने वाले होते हैं तो उस इलेक्शन से पहले अगर हमारे पास टाइम गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत बचा है तो उसके लिए एक बजट लाती है, इसे इंटरिम बजट बोलते हो आप। इंटरिम गवर्नमेंट भी होती है ना, थोड़े समय अंतराल के लिए। सो इंटरिम का मतलब होता है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इसे बोलते हैं ना फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो ये वर्ड आपने बहुत बार सुन रखा होगा, इकॉनमी में भी सुन रखा होगा और पेपर में आते रहते हैं वर्ड, है ना। सो इंटरिम मतलब जानती हो। हेजिटेंगली का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं ना हेजिटेट के साथ, बहुत ही हेजिटेशन हो रही है, हिचकिचाहट हो रही है। और एसियस जैसे ओरा बना है, ओरासियस का मतलब होता है खाऊआ, खानू वाला, है ना, बहुत ज़्यादा जो खाने वाला होता है उसे ओरासियस बोलते हैं। सो ये नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, एड इन्फिनिटम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेवर डैश मेट एनी गर्ल सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है और मैंने इसलिए उठाया ताकि आप याद रखिए कि सेंटेंस हमारा अगर नेवर से स्टार्ट हो, है ना, जैसे हमने बताया नहीं था, बताया कि एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में। सो नेवर हो गया, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली से स्टार्ट हो, सेल्डम से स्टार्ट हो, नो सूनर से स्टार्ट हो, नॉट ओनली से स्टार्ट हो, है ना। इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो यहाँ पर इन्वर्जन लगता है। और कौन सा इन्वर्जन लगता है? पार्शियल इन्वर्जन लगता है। पार्शियल इन्वर्जन की कंडीशन ये होती है कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आती है, ध्यान दीजिएगा। और ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट होना चाहिए किसी न किसी एडवर्ब से। ध्यान दीजिए, जो एडवर्ब मैंने बताई हैं इनसे और भी कुछ और एडवर्ब्स हैं, सो उनको पढ़ लीजिएगा। सारी एडवर्ब्स नहीं, कुछ एडवर्ब्स हैं, तो ये ध्यान रखना। सो यहाँ पर नेवर से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। कौन सा इन्वर्जन लगाना पड़ेगा? सो हाफ इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। हाफ इन्वर्जन के केस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लानी पड़ती है सब्जेक्ट के पहले। सो यहाँ पर हैव आई मेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डिड आई मीट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिड के बाद, डू डज के बाद वर्ब की V1 फॉर्म आती है और यहाँ पर मेट जो है वो थर्ड फॉर्म कही जाएगी। सो थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है। अच्छा, मीट मेट मेट होती है, तीनों फॉर्म ध्यान दीजिएगा, मीट मेट मेट स्टैस में। सो यहाँ पर हैव आई मेट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बाकी सारे कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं क्योंकि इसमें भी देखो ये हमारे पास 10 वाला, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब गलत है ना, सब गलत है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में लिखा है कि 4 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स स्पेलिंग एरर। कौन से सेंटेंस में, कौन से वर्ड्स में स्पेलिंग एरर है वो हमें बताना है। इंटरवुमेन, इंटरवुमेन का मतलब होता है कनेक्टेड करना किसी चीज़ को, है ना, जोड़ना, बुनना, उसे बोलते हैं, उसे इंटरवुमेन करते हैं। और इंटरवुमेन किससे बना? एक वर्ड आपने सुन रखा होगा वीव, WEAVE, है ना, इस टाइप में, इसका मतलब होता है बुनाई करना, बुनना, तो वहीं से ये वर्ड बना है इंटरवुमेन, है ना, वहीं से ये वर्ड बना है। तो वीव का मतलब होता है साथ साथ लाना, तो इंटरवोवन का मतलब होता है साथ साथ, है ना, इंटरवोवन का मतलब हो जाएगा साथ साथ। अब वीव की सेकंड फॉर्म होती है वोव और थर्ड फॉर्म वोवेन होती है ना, थर्ड फॉर्म वोवेन। सो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? वोव, और थर्ड फॉर्म वोवेन, WOVEN, ये ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर ये तो बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया, इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ, वाटर कोर्स का मतलब होता है छोटी छोटी नहर बोल सकते हो या फिर नदी बोल सकते हो विथ रास्ता, यानी रोड के साथ, उसे वाटर कोर्सेज बोलते हैं जहाँ पर पानी निकलता है, तो उसे बोल सकते हैं। बिल्कुल सही तो लिखा है। बायोस्फीयर की स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी है। थ्रेटन की स्पेलिंग गलत लिखी है। आपने देखा कि थ्रेटन में टी के बाद ई आता है, जिससे पहले लिखो थ्रेटन, THREATEN, थ्रेटन कर दिया। अब इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पर ED लगाते हैं, तो ED लगा दो। तो थ्रेटन की स्पेलिंग बिल्कुल सही तरीके से नहीं लिखी है यहाँ पर, इसको सही करना है। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास यही वाला सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। थ्रेटन, थ्रेटन को सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है सेलेक्ट दी ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड, यानी OWS के रूप में जो बात करेगा उसको हमें चूज करना है यहाँ पर। सो आंसर बताइए ज़रा। OWS का क्वेश्चन आ गया हमारे पास, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में लिखा है वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ सैक्रेड प्लेस। सैक्रेड प्लेस की सैंक्टिटी मतलब वायलेशन बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अनादर, और किसी प्लेस का अनादर के लिए सैक्रिलेज वर्ड बोलते हैं। आपने रूट वर्ड पढ़ रखा होगा, सैकर, SACR, है ना, सैक्रोसैंक्ट से बना है, ये सब इसका मतलब होता है पवित्र करना। तो यहाँ पर सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी प्लेस या किसी धार्मिक स्थल को अपवित्र करना, वहाँ पर बैठकर थूक देना, कुछ ऐसा करना जाकि ताकि वो प्लेस की जो गरिमा है उस पर धब्बा लगे, वायलेशन हो वहाँ का, तो उसे बोल सकते हैं सैक्रिलेज। यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है ब्लास्फेमी। सो ब्लास्फेमी ये वर्ड होता है बोल सकते हो ना, डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड, है ना, ईश्वर निंदा जैसे बोलते हो, तो उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमस इंसान होते हैं ना, बहुत सारे इसके वर्ड हैं। कॉन्सिक्रेट का मतलब होता है पवित्रीकरण करना, इसी का उल्टा डिकॉन्सिक्रेट होता है अपवित्रीकरण करना, है ना, इस टाइप में बहुत सारे वर्ड हैं। सैंक्टिमोनियस है, सैंक्टिफाई है, सैंक्टिटी है ना, ये सब वर्ड हैं पवित्र बनाने के लिए किए जाते हैं, तो ये वर्ड सुनते रहिएगा। सैंक्टिमोनियस जैसे बोलते हैं ना, सैंक्टिमोनियस बोल सकते हैं ना। आपने सुन रखा होगा सैक्रोसैंक्टम अभी हुआ था, जैसे आपने देखा अयोध्या में श्री रामलला का जो सैक्रोसैंक्टम हुआ था ना, गर्भ जैसे बोलते नहीं, क्या बोल सकते हैं, गर्भगृह पवित्रता जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, सॉरी फॉर
थोड़ा सा हिंदी टफ है, इसलिए फंबलिंग हो जाती कभी कभी हिंदी में। बट देखिए जैसे सैक्रोसैंक्टम एक वर्ड होता है ना, जैसे बना किसी चीज़ को पवित्र बनाना, उसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। 12 का सी होगा सैक्रिलेज। सैक्रिलेज नेगेटिव वर्ड, ध्यान दीजिए किसी प्लेस, पवित्र प्लेस को आप जब वायलेट करते हो, वहाँ पर उसको डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसे सैक्रिलेज कहा जाता है। सेडिशन मतलब होता है देशद्रोह, जैसे बोल सकते हो ना, सेडिशन के चार्ज लगाए जाते हैं वहाँ पर। सेडिशन का मतलब राजद्रोह है, देशद्रोह होता है, वर्ड ध्यान दीजिएगा सेडिशन। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आगे लिखा है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर। इसका मतलब यही हुआ कि फ्राइंग पैन में कोई चीज़ पहले थी और वहाँ से उछली और आग में गिर गई। इसका मतलब क्या, सिचुएशन पहले ही ख़राब थी और ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ये हमारा मीनिंग हो जाएगा। आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 का जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थिंग्स गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है कि अगेन हमारे पास ईडियम लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अगेन ईडियम हमारे पास है कीप योर पैंट्स ऑन। कीप योर पैंट्स ऑन, इधर यू से कीप योर पैंट्स ऑन और यू कैन से कीप योर शर्ट्स ऑन। दोनों का मतलब होता है स्टे काम एंड कंपोज्ड, है ना। स्टे काम एंड कंपोज, धैर्य बनाए रखना, है पैशंस, बी पेशेंस बोल सकते हो। सो हम यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू कीप काम एंड क्वाइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही भयावह हो, है ना, बहुत ही बोल सकते हो ना, भयानक, खौफनाक, जैसे बोलते हैं दिल दहलाने वाली, उसे हम ग्रिसली बोलते हैं। सो ग्रिसली कंप्लीट नेगेटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है ना भयावह, जैसे बोलते हैं ना ग्रिसली। ग्रिसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, ठीक है। ग्रिसली जिसका मतलब होता है ना बहुत ही भयावह, जैसे भयानक बोल सकते हो, भयानक, है ना, भयानक, खौफनाक टाइप का बोल सकते हो। नेगेटिव वर्ड है दिल दहलाने वाले, जैसे बोल सकते हो ना। तो बेसिकली ग्रिसली का जो लोकेशन आता है तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो वर्ड यूज करते हैं ग्रिसली क्राइम, है ना, ग्रिसली डेथ, ग्रिसली मर्डर, इस टाइप से हम इसके साथ वर्ड यूज करते हैं। सो ग्रिसली का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ग्रिसली का सिनोनिम आपको पता है ना, ग्रूसम हो सकता है, GRUESOME, ग्रूसम बोल सकते हो ना। हिडियस बोल सकते हो, HIDEOUS, हिडियस बोल सकते हो यहाँ पर, है ना। मैकबर आपने वर्ड सुन रखा होगा, मैकबर हो जाएगा, MACABRE, मैकबर होता है ना, बहुत ही भयभत्स टाइप का, भयावह टाइप का। गैस्टी जानते हो, GHASTY, गैस्टी हो सकता है। सो ये ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ ग्रिसली। ग्रिसली का हमें यहाँ पर सिनोनिम बताना है और सिनोनिम क्या हो जाएगा, एट्रोसियस हो जाएगा। एट्रोसियस का मतलब भी होता है ना वेरी क्रूअल एंड शॉकिंग टाइप का, उसे बोलते हैं एट्रोसियस। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डायर के कई सारे मीनिंग होते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई एम डायर नीड ऑफ मनी, है ना, यानी पैसे की मुझे सख्त ज़रूरत है। और मैंने कह दिया कि जो आप उल्टा सीधा काम कर रहे हो या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इसके डायर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, बहुत ही भयंकर परिणाम होंगे। तो उस डायर का यूज इन तरीके से कर सकते हो। ग्लोरियस का मतलब शानदार होता है, प्लेजेंट का मतलब अच्छा होता है। सो ये तो सिनोनिम नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। 16 में लिखा है डायरेक्शन में सेंटेंस इंप्रूवमेंट, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमें बताया गया है यहाँ पर रिसर्चेस हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड व्हाट अ बैक्टीरिया। अब आपको पता है ना बैक्टीरिया जो वर्ड है वो प्लूरल होता है, तो आर्टिकल ए तो नहीं होगा। सो जो लिखा है वो तो गलत है, जो लिखा है वो तो गलत है, ध्यान दीजिएगा। अब जो लिखा है वो गलत है, सो हमारे पास ऑप्शन बचे कौन से, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचे ये। अब आपको चूज कर लीजिए। जैसे देखो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि अब बैक्टीरिया नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बैक्टीरियम जो होता है सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है। जैसे आपने देखा होगा फिनोमिनन सिंगुलर, फिनोमिना प्लूरल, है ना, डिक्टम सिंगुलर, डिक्टा प्लूरल। ऐसे ही हमारे पास मेमोरेंडम सिंगुलर, मेमोरेंडा प्लूरल। तो ये वर्ड आपने देखा होगा, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास आ बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए था, बैक्टीरियम होना चाहिए था, गलत है। दूसरा ऑप्शन जो लिखा है आ बैक्टीरिया, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। सो पहला और ऑप्शन दूसरा ऑप्शन खत्म हो गया, हमारे पास तीसरा बचा आ बैक्टीरियम और चौथा बचा है आ बैक्टीरियम। यानी अब देखो कौन सा आंसर होगा। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर हो जाएगा आइडियोनेला सेकेनेसिस, है ना, ध्यान दीजिएगा। सेकेनेसिस बोलते हैं ना, आइडियोनेला सेकेनेसिस, ये क्या टाइप ऑफ बैक्टीरियम है तो उसके लिए बताया गया है। सो सबसे पहले यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा और फिर उसके बारे में एट्रीब्यूटिव केस लिखा। सो ये तरीका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो डी बिल्कुल आंसर इज गोइंग टू बी राइट आंसर, इसका इंप्रूवमेंट डी सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा कोई सब्जेक्ट है और इसी के बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे बताना, जिसे आप एट्रीब्यूटिव केस बोलते हो या केस एंड अपोजिशन बोलते हो, या इसी को बोल सकते हैं हम क्या, एडिशनल क्वालिफिकेशन, है ना,
तो ये जो वर्ड होते हैं ये बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करते हैं और जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में उससे पहले बैठा होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ड दे रखा है डी, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अब ये। सो डी हमारे पास आंसर सही हो जाएगा। एडेनेला सेकेनेसिस की बात कीजिए, बैक्टीरियम दैट एट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक इन रिसाइकलिंग प्लांट्स। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सॉरी 17 अगेन हमारे पास फिल इन द ब्लैंक सॉरी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है और लिखा है यहाँ पर हिंट मिल गई है मुझे ऑफ ऑल से। ऑफ ऑल का मतलब है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का केस है, एसडी का केस है, तो एसडी लगाइए। यहाँ पर हिज वर मोर प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, अगर हम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑफ ऑल लगा है ऑफ ऑल में। सो ऑफ ऑल से मुझे सुपर डिग्री का भाव आ रहा है। यहाँ पर जो हिज है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। सो पजेसिव प्रोनाउन है, आपको पता है, तो ध्यान दीजिएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हिज, इसका मतलब होता है हिज सजेशंस। हिज का मतलब यहाँ पर हिज सजेशंस है। सो ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भी वर्ब लिखा है मोर, गलत हो जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए। दूसरा यहाँ पर बी वाले में भी मोर लिखा है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन लिखा है वर्ड द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम फाइंड करना है एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है तारीफ करना, है ना। आपने देखा होगा प्रशंसा करना, तारीफ करना, तो तारीफ़ें करना एक्कोलेट बोलते हैं। एक्कोलेट्स आपने वर्ड सुन रखा होगा प्लूरल में, है ना, एक्कोलेट्स। एक्कोलेट्स 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 ध्यान दीजिएगा, ACCOLADES। एक्कोलेट्स मीन्स होता है प्रशंसा, तारीफ है। सो इसका सिनोनिम हमें नहीं एंटोनिम फाइंड करना है। एंटोनिम जानते हो ना, तो बिल्कुल ईजी है। एंटोनिम एक्कोलेट का मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। सो क्रिटिसिज्म का होता है नफरत करना, है ना, आलोचना करना। सो क्रिटिसिज्म इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्रिटिसिज्म। बाकी सारे अगर सिनोनिम देखना चाहते हो तो ट्रिब्यूट इसका सिनोनिम है एक्कोलेट का। एक्कोलेट का सिनोनिम ट्रिब्यूट है। और अक्लेम भी बोल सकते हो, इसका सिनोनिम हो जाएगा। अक्लेम का भी मतलब होता है तारीफ करना, ACCLAIM, है ना, अक्लेम हो सकता है। ओवेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, ओवेशन, है ना, इसी से बना है गिव समवन अ स्टैंडिंग ओवेशन, है ना, किसी को खड़े होकर मतलब सत्कार देना, उसके रिस्पेक्ट शो करना। एप्लॉज आपने वर्ड सुन रखा होगा, APP, है ना, LAUSE, एप्लॉज वर्ड सुन रखा होगा। अप्रोबेशन आपने वर्ड सुन रखा होगा, है ना। यूलोजी वर्ड सुन रखा होगा। कॉम्प्लीमेंट जानते हो, इनकॉमियम जानते हो, है ना। सो प्लॉडिट वर्ड सुन रखा होगा, प्लॉडिट बहुत बार पूछा गया है, प्लॉडिट्स, है ना, स्टैस में। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे, ऑल दीज आर सिनोनिम्स। सो यहाँ पर बाकी जो वर्ड हैं, प्रमोशन आपको पता है, अश्योरेंस मतलब होता है सांत्वना देना, आश्वासन देना। सो यहाँ पर होता है अश्योरेंस करना। सो आंसर सी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से हमें शुरू हो रहा है एरर डिटेक्शन, डिटेक्टिव पार्ट यहाँ पर। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। डिटेक्शन लिखा है, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द थर्ड टाइम। अगर इनसे सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो मैंने आपको टाइम एंड टेंस पढ़ाया है। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आई एट ना होकर आई हैव ईटन हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ये टाइम टेंस का सेंटेंस है, आप इसे देख लेंगे। आई हैव ईटन हो जाएगा यहाँ पर, आई हैव ईटन। उम्मीद है समझ में आया होगा ये सेंटेंस है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, जैसे मैं कहूँ कि दिस इज़ द थर्ड टाइम यू मेड दिस मिस्टेक, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अब देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह में चर्चा करूँ तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उस सेंटेंस में उस बात को रखते हैं जो पास्ट में हो गई हो और उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक हो। जैसे मैंने कहा दिस इज़ द थर्ड टाइम यू मेड दिस मिस्टेक, तो यू मेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो बात आपने बनाई है और इसे पहले 2 बार और बना लिया है, यानी 2 बार मिस्टेक आपने पहले की और ये तीसरी की है। तो 2 जो आपने की हो पास्ट में होंगी और जो तीसरी की अभी प्रेजेंट में की है, तो पास्ट को प्रेजेंट से जो रिलेट करता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रटना उठना नहीं है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई एट ना होकर क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन। आई के साथ हैव आता है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, सेकंड फॉर्म एट होती है। सो यहाँ पर ईटन हो जाएगा आंसर हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। टेस्टी केक बिल्कुल सही लिखा है। 20 नंबर, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग। अब देखो हाउ लॉन्ग से मुझे ड्यूरेशन का भाव आ रहा है, और जब सेंटेंस में हमारे पास ड्यूरेशन का भाव आए और किसी फैक्ट को ना रिप्रेजेंट करे तो हम उसे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करता है तो हम उसे इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आई वर्क फॉर 8 आवर्स, तो इसका मतलब क्या है, मैं 8 घंटे ड्यूटी करता हूँ, ये मेरा फैक्ट है। 8 घंटे से ना कम, 8 घंटे से ज़्यादा, ठीक है। तो ये किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो इंडेफिनिट टेंस में रखोगे, लेकिन अगर किसी फैक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो आप उसे परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हो। ये बात आपको सिखाई जाती है टाइम एंड टेंस में। सो हाउ लॉन्ग से मुझे पता चल गया कि ड्यूरेशन की बात कर रहा है और ड्यूरेशन के रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम पता चल गया, सॉरी। तो ये हमें सेंटेंस परफेक्ट टेंस में रखना पड़ेगा। सो आर यू
यू वर्किंग की जगह पर क्या कर दो, हैव, है ना। कैसे सही करेंगे सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैव यू, है ना, बिन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बना दो, सेंटेंस सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है, यहाँ पर 20 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। 21 में लिखा है दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर शी क्विट हर जॉब। क्विट यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट टेंस लिखा है, सो क्विट होता है, बिल्कुल सही लिखा है। दे वर मैरिड हैप्पीली यहाँ पर हमें बताना है, ये वर जो है हमें बी फॉर्म है, वर की जो है वो बी की फॉर्म है और मेन वर्ब बन रही है। मेन वर्ब बन रही है तो अपने बाद जो मैरिड लिखा है वर्ड ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे इन दे की स्टेट को बताना है। अगर स्टेट को बताना है तो यहाँ पर हैप्पीली मैरिड होना चाहिए, मैरिड हैप्पीली नहीं, क्योंकि मैरिड हैप्पीली हो जाएगा तो एक्शन वर्ड दिखा रहा है। जैसे मैं कहूँ कि उन्होंने हंसी खुशी शादी कर ली, है ना, तो वहाँ पर फिर एक्शन हुआ तो फिर वहाँ पर हैप्पीली लास्ट में होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेट बताया जा रहा है और स्टेट बताया जा रहा है तो हैप्पीली पहले आएगा। सो हैप्पीली मैरिड इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा, देवर हैप्पीली मैरिड, देवर हैप्पीली मैरिड इस टेस्ट में। और यहाँ पर मैरिड जो है वो एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। एक और थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, मैरी हम ध्यान दीजिए, जैसे मैरी जो है, मैरी का यूज अगर एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके साथ ये ट्रांसिटिव वर्ब बन जाती है, उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सीधे ऑब्जेक्ट आता है, कोई बीच में प्रपोजिशन नहीं आता है। मैरी टू, मैरी विथ, ये सब एक्टिव वॉइस में, है ना। और पैसिव वॉइस में मैरी के साथ टू आता है, चाहे कोई भी पर्सन हो वहाँ पर, चाहे मतलब हम जैसे हम कहें कि शी इज़ मैरिड या सी वॉज मैरिड टू हिम, तो यहाँ पर शी वॉज मैरिड टू हिम बोलेंगे, विद हिम नहीं, क्योंकि विद नहीं आता है, मैरी के साथ टू आता है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। सो यहाँ पर देवर मैरिड हैप्पीली ना होकर देवर हैप्पीली मैरिड हो जाएगा। आंसर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा है देयर इज़ a spectrum of seas around that land which attracts tourists of all aging। all aging नहीं होता है तो सिंपल सा कुछ वर्ड है, all ages होता है ना, all ages, है ना, all ages। यहाँ पर एक इडियम आता है ना, all walk of life, है ना, ऑल वॉक ऑफ लाइफ। ऑल वॉक ऑफ लाइफ का मतलब होता है एक टाइप का बिजनेस, यानी हर एक बिजनेस के लोग, हर एक टाइप के लोग, हर एक स्टेटस के लोग, और ऑल वॉक ऑफ लाइफ बोलते हैं उसे, है ना, ऑल वॉक ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर एजिंग ना होकर एज हो जाएगा, एजेस हो जाएगा, अलग अलग एजेस है ना इस टाइप में। नीम टेस्ट विट लिटिल विटरली, आपको पता है ना हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप सेंसरी वर्ड्स बोल सकते हो ना, सेंसरी वर्ड्स बोलते हैं, तो उनके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ये बात आपने पढ़ रखा होगा। जैसे कुछ हमारे पास वर्ब्स होती हैं जिन्हें हम वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं या फिर सेंसरी वर्ब्स बोल सकते हैं। जैसे हमने सुन रखा होगा आपने फील, है ना, फील, टेस्ट, स्मेल, सीम, साउंड, इनको क्वालिफाई करने के लिए अगर इनमें स्टेट का भाव आ रहा है तो इन्हें स्टेटिव का भाव आ रहा है तो यहाँ पर एडजेक्टिव लगाते हैं, और जब इनमें एक्शन का भाव आएगा तब एडवर्ब लगाएंगे ना। तो यहाँ पर जब भी स्टेटिव का भाव आए तो यहाँ पर नीम टेस्ट, नीम के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि उसके स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पर बिटरली ना होकर बिटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को यूज करूँ कि मैंने कहा आई टेस्टेड दिस मेडिसिन बिटरली, तो नहीं थे, तो मैंने वो एक्शन परफॉर्म किया तो वहाँ पर बिटरली सही हो जाएगा, क्योंकि एक्शन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं और स्टेटिव वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं। क्यों एडजेक्टिव का यूज करते हैं, क्योंकि हम इस केस में स्टेट बता रहे होते हैं उस सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट को सीधे देख रहे होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन प्रोनाउन होते हैं, और नाउन प्रोनाउन को जो वर्ड क्वालिफाई करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इन वर्ब्स के बाद हम एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं। सो बिटरली ना होकर यहाँ पर बिटर हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 में लिखा है यू अराइव्ड 2 days अगो, जैसे संडे समय हमारे पास अगो आ जाए, जो कि हमारे पास इसका मतलब होता है प्रेजेंट टू पास्ट, है ना। सो यानी पास्ट को देखता है हमारा, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टू पास्ट नहीं, बेसिकली पास्ट की बात करता है, और जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो एगो टाइम पास्ट हो गया, टाइम डिसाइड टेंस, तो यहाँ पर टेंस भी पास्ट आता है। इसका कहने मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जब भी एगो दिख जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, स्टडे, ये सब, तो इस हमेशा टाइम पास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्शन भी हमारा पास्ट में होगा। सो इनके साथ सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडिफरेंट टेंस में बनाया करना। आगे लिखा है सो यू अराइव्ड 2 days अगो, आप 2 दिन पहले आ गए थे। बाय द टाइम यू लीव, जब तक आप जाओगे, यू विल हैव स्पेंट 9 days ईयर, आप तब तक यहाँ पर 9 दिन खर्च कर चुके होगे या फिर बिता चुके होगे। सो बिल्कुल सही सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यू अराइव्ड 2 days अगो, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days ईयर। आपको पता है बाय द टाइम यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है ये फ्रेज़ है, और इसे हम बोलते हैं डेडलाइन की फ्रेज़, यानी जब तक तुम जाओगे। तो मैंने आपको सिखाया है कि बाय द टाइम के साथ अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस लगा होता है जिसको तो जो हमारी मेन क्लॉज होती है वो हमें
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखना पड़ता है, और जो बाय द टाइम के साथ अगर पास्ट इंडिफरेंट टेंस लिख रखा हो तो जो मेन क्लॉज होती है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझने की कोशिश करें थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं बताने में अवॉइड करता हूँ। बाय द टाइम यानी इसके साथ हमेशा हम अगर हम प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस लिख रहे हैं तो ये जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज लिखी जाती है, इसका बाय डिफॉल्ट टाइम फ्यूचर का होता है, बट लिखी प्रेजेंट में जाती है। तो जो हमारा मेन एक्शन कंप्लीशन होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाते हैं। सो बाय द टाइम के साथ अगर प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस लग रखा हो तो मेन क्लॉज में फ्यूचर परफेक्ट आएगा। बाय द टाइम के साथ अगर हमने सिर्फ V2 फॉर्म यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस लगा रखा है तो मेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बाय नेक्स्ट समर आई विल हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एंड विल हैव रिटर्न। अब देखो विल हैव यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है और विल हैव यहाँ पर भी है, तो सेम हेल्पिंग वर्ब आई है, तो विल हैव लास्ट वाला हटा दो, खत्म हो जाएगा। सो विल हैव ऑप्शन नंबर जो बाद में लिखा है यानी सेकंड लेटर पार्ट में ये उड़ा दो, तो इजी सही हो जाएगा आपका सेंटेंस। सो यहाँ पर जो विल हैव लिखा है इसे हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अब देखो फिर से बताने के लिए क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पर अगर अलग अलग फ्रेजल हो, अलग अलग अगर हेल्पिंग वर्ब किसी कंजंक्शन से जुड़ी हो तब हम उस केस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को क्लियर कर देते हैं। लेकिन हेल्पिंग वर्ब दोनों मेन वर्ब के लिए सेम हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और बाद वाली जो मेन वर्ब है ऐसे कंजंक्शन के साथ जोड़ देंगे। ये हम आपको सिखाए हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कर दिया है। लेकिन अगर अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं और अलग अलग मेन वर्ब होती हैं तो सब कुछ क्लियर करना पड़ता है आपको इस टाइप में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इट इज़ टाइम, आपने देखा होगा फ्रेजेस जो कुछ हमारे पास टाइम एंड टेंस में शुरू होती हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर जो वर्ब की V2 फॉर्म आती है शुड टेक ना होकर यहाँ पर टुक हो जाएगा और इसे टाइम टेंस में आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है मिसेस मीरा एंड फैमिली, मिसेस मीरा और उसके परिवार, है ना, ध्यान दीजिए उसका परिवार जो है। सो यहाँ पर सेंटेंस है रिसीव्ड हिज लेटर, यहाँ पर हिज जो है वो कोई थर्ड पर्सन है और उसका लेटर प्राया वीक अगो दे रखा है, तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस रिसीव्ड सही है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये ना कर देना कि देयर लेटर नहीं करेंगे। मिसेस मीरा एंड फैमिली, मिसेस मीरा और उसका परिवार अपने खुद का लेटर नहीं रिसीव करेंगे एक हफ्ते पहले, उन्होंने किसी दूसरे का लेटर रिसीव किया होगा एक हफ्ते पहले। सो यहाँ पर जो हिज है थर्ड पर्सन है, बिल्कुल सही है ना। सो यहाँ पर मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो लिखा है, यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट टेंस दे रखा है, बिल्कुल सही है। टाइम डिसाइड टेंस अगो पास्ट के टाइम को रिप्रेजेंट करता है, सो रिसीव्ड V2 फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल सही है। रिसीव ट्रांसिटिव वर्ब है, हिज लेटर बिल्कुल सही दे रखा है, अ वीक अगो ये भी सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली एरर फ्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। रश्मि वॉज क्वाइट अम्यूजिंग होगा या अम्यूज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर रश्मि खुद किसी को अम्यूज नहीं करेगी बल्कि अम्यूज्ड हो जाएगी। सो यहाँ पर अम्यूज्ड हो जाना चाहिए था, अम्यूज्ड है ना, अम्यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव फॉर्म में लगाएंगे, सो अम्यूज्ड हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, यानी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का मतलब होता है कि क्वेश्चन जो है किसी को कंफ्यूज करेगा, खुद नहीं, लेकिन मैं बोल सकता हूँ है ना, ही इज़ अ कंफ्यूज्ड मैन। सो वहाँ पर वो मैन कंफ्यूज्ड है, किसी न किसी परिस्थिति किसी न किसी सिचुएशन की वजह से वो कंफ्यूज हो गया, तो वहाँ पर कंफ्यूज्ड मैन बोलते हैं। अब इसे थोड़ा सा और डिटेल में अगर सीखने की बात करें तो आपने देखा कि अगर हम किसी पार्टिसिपल के लिए किसी भी वर्ब को अगर पार्टिसिपल बना रहे हैं किसी सब्जेक्ट या किसी नाउन के लिए, किसी वर्ड के लिए, तो अगर वो नाउन या वो वर्ड जिसके लिए हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं जिस वर्ब का, अगर उसी वर्ब का डूअर हो तो हम उसे ING में लिखते हैं, और अगर नॉन डूअर है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रश्मि लिखें तो रश्मि इस अम्यूजिंग का डूअर नहीं है, रश्मि किसी को अम्यूज नहीं कर रही बल्कि अम्यूज्ड हो गई। किस वजह से? व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था उसके बारे में, तो अम्यूज्ड हो गई थी, तो यहाँ पर अम्यूज्ड हो जाएगा, अम्यूज्ड। 29 में लिखा है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हेन वन हैज़ फीवर रिसोर्सेस। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना जब किसी के पास बहुत कम रिसोर्सेज हों। हाँ, आजकल सोसाइटी में तो यही सबसे बड़ा पंगा है ना। किसी भी पर्सन, किसी भी स्टूडेंट या किसी भी कैंडिडेट के पास, किसी भी मैन पर्सन बॉयज़ किसी के पास भी अगर रिसोर्सेज कम है तो वो उसके लिए सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन नहीं होगा, लिव अप टू हो जाएगा। लिव इन का मतलब बेसिकली हम लगाते हैं प्लेस के लिए सेंस में, जब हम प्लेस में कहीं पर रहते हैं, जगह पर रहते हैं, तो उस केस में लिव इन लगाते हैं, हमने देखा होगा ना। सो यहाँ पर लिव अप टू होना चाहिए था, लिव अप टू। और लिव अप टू अपने ईडियम सुन रखा होगा ना, लिव अप टू सबवंस एक्सपेक्टेशंस सुन रखा होगा इस टाइप में, तो लिव अप टू यहाँ पर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में गलती है, लिव इन नहीं लिव अप टू होना चाहिए। ये प्रिपरेशन की रह है, अब थोड़ा सा सीखेंगे तो आगे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फ्लाइट द
कॉम्बिनेशन ऑफ लो एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इन एयरक्राफ्ट। अब देखो इस सेंटेंस से, ऐसे सेंटेंस से देखो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कहे जाते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट बात की गई, ड्यूरिंग प्रपोजिशन है, इसके साथ फ्लाइट ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। द कॉम्बिनेशन, अब द कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होगा, ऑफ प्रपोजिशन इसके बाद जितने भी आएंगे सब ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एंड के साथ ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन प्रपोजिशन इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। रिड्यूस यहाँ पर वर्ब आई है, सो रिड्यूस किसकी वर्ब है, कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन सिंगुलर है, सो रिड्यूस ना होकर यहाँ पर रिड्यूसेस हो जाएगा, क्योंकि वर्ब सिंगुलर चाहिए एज पर SBA सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो रिड्यूस ना होकर यहाँ पर रिड्यूसेस कर देंगे, ऐसे लगा देंगे इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रिड्यूसेस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन ज्योग्राफी क्लास द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, है ना, ज्योग्राफी क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया, क्या बताया, बहुत बताया। स्विट्जरलैंड लाइज इनसाइड, अब स्विट्जरलैंड जो लाई करता है वो इनसाइड जर्मनी, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड इटली। क्या ऐसा कुछ है, नहीं, ऐसा गलत है। जो स्विट्जरलैंड है बेसिकली आप बोल सकते हो इन सेंट्रल यूरोप में लाई करता है, और जो जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया है ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इटली नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। सो यहाँ पर इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड तो प्रपोजिशन होती है किसी चीज़ के अंदर की, जैसे आप इन या इनसाइड बोलते हो ना, तो इनसाइड नहीं है वो, जर्मनी और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के अंदर नहीं है, इटली के अंदर नहीं है, बल्कि उनके साइड है ना, यानी नेबरिंग कंट्री है स्विट्जरलैंड। सो इनसाइड यहाँ पर कोई दूसरा प्रपोजिशन आप यूज करिए, बिसाइड जैसा यूज कर सकते हैं, है ना, पास में, साइड में, इसे बोल सकते हो, तो बिसाइड यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, इनसाइड नहीं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, प्रपोजिशन की समझ अच्छे से होनी चाहिए। प्रपोजिशन जो है वो कहीं कोई फिक्स नहीं होते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन प्रपोजिशन यूज किए जाते हैं। थोड़ा सा अच्छे मन से अगर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इंग्लिश टफ नहीं है। 32nd देखते हैं। हिज मदर्स ट्रांसफ़र फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू दिल्ली, किसी छोटे शहर से दिल्ली। ब्रॉट अप का मतलब होता है, ध्यान दीजिए, दो फ्रेजल वर्ब बहुत बार पूछी गई हैं। एक होती है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ब्रिंग अप, और एक होती है ब्रिंग अबाउट, है ना, ब्रिंग अबाउट। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है बदलाव लाना, चेंज लाना, टू ब्रिंग चेंज इन समथिंग, उसे बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। और ब्रॉट अप या ब्रिंग अप का मतलब होता है दो चीज़ें, एक तो होता है इसका मतलब नर्चर करना या फिर लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, लालन पालन करना, और दूसरा होता है टू रेज इशू, मामला उठाना, मुद्दा उठाना, उसे बोलते हैं ब्रिंग अप करना। सो ब्रिंग अप की फॉर्म आपको पता है, ब्रिंग की फॉर्म ब्रॉट होती है, तो ब्रिंग अप मैंने बता दिया। सो यहाँ पर ब्रिंग अबाउट इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर, यहाँ पर ब्रिंग अबाउट होगा, सॉरी ब्रॉट अबाउट हो जाएगा ना, ब्रॉट ब्रिंग के सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना तो ब्रॉट अबाउट हो जाएगा, अप की जगह पर अबाउट का यूज करेंगे। और ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है व्हेनेवर अ प्रीपोजिशन कम्स वर्ब दैट बिकम्स फ्रेजल वर्ब। और इन जितनी भी फ्रेजल वर्ब होती है उनकी डिस्टिंक्ट मीनिंग होती है, अलग अलग मीनिंग होती है, इनको आप पढ़ते रहिएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, ब्रॉट अप ना होकर ब्रॉट अबाउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है मुझे। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पुअर, है ना, सो गरीब पुअर, है ना, जिसे बोलते हैं पेनीलेस, जिसके पास पैसा ना हो, आप डेस्टिट्यूट बोल सकते हो इसका। सो इम्पावरिस्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा, इम्पावरिस्ड का मतलब दरिद्र होता है, इसको पैसा नहीं होता है, गरीब होता है। अफ्लुएंट का मतलब धनी होता है, एंग्री का मतलब गुस्सा होता है। बस्ट के कई सारे मीनिंग है, एक तो बस्ट का मतलब होता है अरेस्ट करना किसी को, एक तो बस्ट का मतलब इसलिए चेस्ट एरिया बोलते हैं उसको भी बस्ट बोल सकते हैं, और एक तो बस्ट एडजेक्टिव है ब्रोकन बोलते हैं ना, टूटा हुआ। सो ब्रेक करना, तोड़ना, उसके भी बस्ट बोलते हैं, वर्ड ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है क्वांट। क्वांट का मतलब कोई चीज़ अनोखी हो और उस अनोखेपन से वो बड़ी अट्रैक्टिव हो, आप बोल सकते हैं ना, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो क्वांट होती हैं ना। सो क्वांट एडजेक्टिव है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसका मतलब क्या होता है, चार्मिंग, अट्रैक्टिव। और हमें एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका जो हो जाएगा ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑर्डिनरी, है ना। सो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। डिस्टिंक्ट मतलब डेफिनेट, मतलब कोई चीज़ जो होती है ना एकदम क्लियर होती है। ब्रिस्क का मतलब होता है, जानते हो ना, झड़भंगो जो टूटने में ईजी टूट जाए। रेडिकुलस मतलब हास्यास्पद होती है ना, जो हंसी के पात्र बनने का योग होता है उसे हंसी रेडिकुलस बोलते हैं। ल्यूडिकरस, रेडिकुलस, प्रीप्रॉस्टरस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो क्वांट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, और वो अट्रैक्टिव उसके अनोखेपन से होता है, एंसेट होने के नाते उसको अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, उसे बोल सकते हैं। सो यहाँ पर क्वांट का एंटोनिम ऑर्डिनरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं। 35 में हमें चूज करना है अगेन एंटोनिम अक्लेम। अक्लेम का मतलब जानते हो ना, तारीफ़ें करना, किसी को गुणगान करना, प्रेज करना, उसे अक्लेम बोलते हैं। अक्लेम का मैंने इससे पहले भी बताया था, एक्कोलेट सॉरी, इसका सिनोनिम हो जाएगा। और हमें एंटोनिम बताना है तो डिस्पैरेज इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्पैरेज का मतलब होता है नफरत करना, घृणा करना, हेट करना, सो डिस्पैरेज इसका एंटोनिम हो जाएगा। प्रेज का मतलब तारीफ़ है, एक्कोलेट का मतलब तारीफ़ है, यूलोजाइज का मतलब तारीफ़ है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और सी इसका एंटोनिम हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है स्टार्ट होने वाला है क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट का तरीका यही होता है कि पहले पैसेज को बिना फिल किए हुए ऑप्शन पढ़ जाया करिए, ताकि आपको पैसेज की टोन और उसका ना जो तरीका है, कैसे कौन सा टाइम टेंस में पूछा गया है, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वो सब पता चल जाता है। तो आपका पैसेज ईजी हो जाता है और गलती कम होने के चांसेस होते हैं। हायरार्की इज़ द की इन इंश्योरिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर इंक्रीजिंगली डैश सोसाइटी। इसके बारे में बताया गया है, बड़ा अच्छा है, इजी है, और पैसेज को एक बार अच्छे से विदाउट फिलिंग ऑप्शंस आप चूज कर, मतलब ऑप्शन चूज ना करो, उससे पहले पैसेज को गो थ्रू कर जाओ और मोटा मोटा समझने की कोशिश करो कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ना तरीका मिल जाएगा और जानकारी मिल जाएगी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, देखिए मैच कर लीजिएगा ऑप्शन, पहले यहाँ पर पहला पूरा पढ़ लीजिए। ये अब ऑप्शन पे आ जाएंगे, आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके आप देख सकते हैं और आंसर मैं आपको बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 36 का ए होगा कॉम्प्लेक्स। 37 में जो आंसर हो जाएगा हमारे पास डाइवर्सिटी की बात की गई, अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई है। 38 का जो आंसर हो जाएगा स्पेशली खास कर बात की गई है, डी हो जाएगा। 39 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो एक्सेप्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में 39 का एक्सेप्टिंग हो जाएगा। और 40 में जो हमारे पास हो जाएगा फैमिलियर हो जाएगा, सो 40 ए हो जाएगा। ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 41 है, जम्बल्ड है, और जम्बल्ड से हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले लिखा है समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा सोक्रेट से, ठीक है, सोक्रेट से। सो यहाँ पर समबडी सेंटेंस यानी कि हमारा स्टैंड अलोन सेंटेंस हो जाएगा, स्टार्ट करने वाला सेंटेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन हमारा कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ए से जो स्टार्ट हो रहा हो वही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समबडी की बात की गई है ना। तो ये स्टैंड अलोन सेंटेंस हो जाएगा जो पूरे पैसेज को स्टार्ट करेगा। सो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। सो ए से देखते हैं आगे क्वेश्चन। जी बिल्कुल। इसके बाद लिखा है कि ही फर्दर, सो यहाँ पर आगे लिखा है ही रिप्लाइड। हाँ, उसने किसी ने पूछा सोक्रेट से तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया होगा। सो ए के बाद डी आना चाहिए। ए डी पेयर बन गया हमारे पास, सिंपल सा ए डी क्या बन गया, पेयर बन गया। और ए डी किस में है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल तरीका होता है कि देखिए आपने कि नाउन से स्टार्ट हो रहा है, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा। तो नाउन के बाद ही प्रोनाउन आएगा, तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन किया तो आंसर आएगा। तो क्वेश्चन और आंसर एक पेयर बन जाएंगे, और पेयर बन जाएंगे तो यहाँ पर ए डी इज गोइंग टू बी राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो owing to lack of commitment of the local authorities and concerned department to safeguard the winged visitors। ओके, इसके बारे में बात की गई है। और तेलुकुंची बात की गई है इसके बारे में। द बर्ड्स देन रिटर्न विद देयर बेबीज़ बाय दिसंबर और जनवरी, वापस लौटने की बात की गई है। इसके बाद हमारे पास लिखा है सी में थाउजेंड्स ऑफ पेलिकन्स अराइव्ड एट तेलुकुंची अ विलेज नियर द आंध्र प्रदेश है उड़ीसा बॉर्डर, सी है ना इस टाइप में यहाँ पर बात की गई है। इसके बाद किया गया है दे कम टू, दे जो प्रोनाउन आया है इन बर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, तो दे उसके लिए लगाएंगे। सो यहाँ पर आंसर हमारे पास स्टार्ट होने वाला था ए से, ओइंग टू द लैक ऑफ कमिटमेंट, ए से स्टार्ट होगा। और ए से स्टार्ट होने वाले हमारे पास कितने हैं, दो ऑप्शन है, तो दो ऑप्शन तुम्हारे पास खत्म हो गए, बी वाले खत्म हो गए। बी वाले में लिखा है द बर्ड्स देन रिटर्न, इसका मतलब इससे पहले वो कहीं गई होंगी या उसके किसी बारे में बात की गई, उसको देन वाला सो ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारे पास से खत्म, यानी बी और सी तो खत्म। अब ए सी होगा या ए डी होगा, सो ए सी, ए सी, ए के बाद सी आना चाहिए। थाउजेंड्स ऑफ पेलिकन्स अराइव एट टेलुकुंची, है ना, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, ए सी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी, ए सी डी बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पेयरिंग सबसे बड़ा ए सी है। अब देखो इसमें जो 43 में दे रखा है, इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है, यानी कि सेंटेंस पहला दे रखा है इसमें, और बाकी हमें यहाँ पर अरेंज करना है। सो पहले में हमारे पास लिखा है इफेक्टिव लीडरशिप्स के बारे में बात की गई है, इसका मतलब आगे हमारे पास एक हिंट मिल गई। अब हमारे पास यहाँ से आंसर चूज करना बड़ा आसान हो जाएगा। सो 43 यानी 44 का जो आंसर हो जाएगा, 43 का आंसर जो हो जाएगा इफेक्टिव लीडरशिप इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में बात की है। फिर डी के बारे में आ गया है बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट। हाँ, डी से स्टार्ट करो। सो डी से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर डी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब डी वाला हमारे पास ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ठीक है, ई टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर, इसके बारे में बात की गई है। सो डी ई हो जाएगा, है ना, डी ई, और डी ई किस में है, ए में है। सो ये तो हमारा 43 का ए हो जाएगा।
पढ़ लीजिएगा एक बार, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। DABC सही हो जाएगा। 44 में हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास नरेशन है। शी सेड टू मी आई एम गोइंग शॉपिंग, कैन आई गेट यू शॉप समथिंग। सो यहाँ पर तो आंसर जो हो जाएगा ए तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इफ़ आई वांटेड, गलत है। बी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इफ़ आई वांटेड, गलत है। सी में लिखा है सी सेड शी वाज गोइंग शॉपिंग एंड आस्क्ड इफ शी कुड गेट मी समथिंग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। सो 44 का सी होगा। 45 में लिखा है विक्रम इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर देन आई एम। यहाँ पर आपको पता है सुपर कंपेटिव डिग्री के साथ हम वेरी का यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं ना, वेरी हो गया, शो हो गया, शो एज हो गया, एज हो गया, इनके बीच जो डिग्री आती है वो पॉजिटिव डिग्री आती है। TOO2 हो गया, इनके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। एनफ है, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर वेरी स्ट्रॉन्गर नहीं करेंगे, केवल स्ट्रॉन्गर लिखो। अगर और ज़्यादा कंपेटिव डिग्री को मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ पर मच का यूज़ कर सकते हो। सो मच स्ट्रॉन्गर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो यहाँ पर वेरी का गलत हो जाएगा यूज़। और विद्यस हमने एक और मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अपनी अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो जुकाम बुखार होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। सो अपना हेल्थ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ गड़बड़ाने से बहुत ज़्यादा रूटीन गड़बड़ा जाता है और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।